हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान दीप्ति कॉलेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड की जो यूनिट है हमारी, जो हमने कल स्टार्ट की थी, कौन सी, टेरिडोफाइट्स, उसी को कंटिन्यू करेंगे। देखो उसके अंदर हमने कल क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे जो टेरिडोफाइट्स प्लांट होते हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब जनरल कैरेक्टर्स में हमने क्या लिखा था कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनमें दो प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो बीजाणुद्भिद अवस्था और एक युग्मकोद्भिद अवस्था। जो बीजाणुद्भिद अवस्था होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। कौन कौन से में? बीजाणुद्भिद अवस्था में जो प्लांट होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे जड़, तना, पत्ती। ये तीनों तीनों संरचनाएं उसमें क्या दिखाई देती है? स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। लेकिन युग्मकोद्भिद पीढ़ी में ऐसा नहीं होता, उसमें जो पादप का आकार होता है वो असमान आकार होता है। और जो टेराइडोफाइट जो प्लांट्स है वो क्या है? वो अविकसित है, यानी कि पूर्णतः विकसित नहीं है। अभी इनके जनरल कैरेक्टर्स में हम क्या पढ़े थे? हमने लास्ट टॉपिक जो हमारा किया था वो था बीजाणुद्भिद पीढ़ी। तो हम क्या पढ़ रहे थे? स्पोरोफाइटिक जनरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। अभी उसी स्पोरोफाइटिक जनरेशन को कंटिन्यू करते हैं। देखो उसके अंदर हमने जो लास्ट पॉइंट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? वो पॉइंट ये था कि जो बीजाणुद्भिद अवस्था होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो होती है लघुपर्णी टेरिडोफाइट्स, एक होते हैं गुरुपर्णी टेरिडोफाइट्स। अब लघुपर्णी टेरिडोफाइट्स में क्या था? लघुपर्णी टेरिडोफाइट्स में जो पर्ण थी वो तो छोटी थी और जो तना था वो क्या था? बड़ा था। और गुरुपर्णी टेरिडोफाइट में क्या था? जो पर्ण थी वो बड़ी थी और जो तना था वो छोटा था। ठीक है, इस प्रकार से बीजाणुद्भिद अवस्था में इनको दो प्रकार में बांटा गया था। एक तो लघु बीजाणु मतलब लघुपर्णी और एक गुरुपर्णी। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है देखते हैं। पहले हेडिंग लगा लेते हैं हमारी। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट। ठीक है, देखो क्या होते हैं अब इनके। लास्ट हमने गुरु बीजाणु कहां तक पढ़ा था? लघुपर्णी और गुरुपर्णी तक। अब देखो नेक्स्ट क्या है इनमें। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनका जो तना होता है वो कैसा होता है? शाखित होता है। कैसा होता है? शाखित होता है। इनका तना शाखित होता है। अब शाखित का मतलब क्या होगा? शाखित का मतलब कि तना एक सिंगल नहीं होगा, वो अलग अलग ब्रांचेस में क्या होगा? डिवाइड होगा। ठीक है, और सेकंड पॉइंट देखो। अब हमने कल क्या पढ़ी थी? कल हमने टेरिडोफाइट्स की समानताएं और असमानताएं पढ़ी थी कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो पुष्पी पादपों के साथ भी समानता प्रदर्शित करते हैं और अपुष्पी पादपों के साथ भी समानता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लेकिन जो इनकी समानता किनके साथ थी? पुष्पी पादपों के साथ थी। वो समानता क्या थी कि इनमें पुष्पी पादपों की तरह क्या पाया जाता है? संवहन तंत्र पाया जाता है। संवहन तंत्र मतलब क्या होता है? संवहन तंत्र का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम ऊतक इनके अंदर पाए जाते हैं। अब जाइलम और फ्लोएम ऊतक का काम क्या होता है? जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक का काम होता है कि जो जाइलम ऊतक होता है वो जल का प्रवाह करता है पौधे के पूरे बॉडी में या पूरे शरीर में, और जो फ्लोएम ऊतक होता है वो फूड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि मिनरल हो गए, ठीक है, विटामिन हो गए, प्रोटीन्स हो गए, उनका क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो अब इसी के आधार पर जो हमारा सेकंड कैरेक्टर है वो है कि पौधे के या पादप के प्रत्येक भाग में संवहन तंत्र यानी जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं। लेकिन देखो ये जाइलम और फ्लोएम को भी आगे कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तीन प्रकार के पार्ट्स जाइलम और फ्लोएम में पाए जाते हैं। लेकिन जो इनके अंदर जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं उनमें दोनों में क्या कोई ना कोई पार्ट क्या होता है? मिसिंग होता है। लेकिन जाइलम में वाहिकाएं होती है जो पानी को क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, वाहिकाएं। वह फ्लोएम में चालनी कोशिका या चालनी नलिका वह सह कोशिकाओं का अभाव होता है। चालनी नलिका वह सह कोशिका का अभाव होता है।
एंजियोस्पर्म्स हो गए, उनके जो जाइलम फ्लोएम है उनके अंदर तो क्या पाई जाएगी, जाइलम में वाहिकाएं पाई जाएंगी और फ्लोएम में चावी नलिकाएं पाई जाएंगी। लेकिन टेरिडोफाइट अविकसित है, इसके कारण इसके जाइलम में वाहिकाएं व फ्लोएम में चावी नलिकाएं जो होती है वो क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है, उसके बाद है कि इन पादपों में कैम्बियम अनुपस्थित होती है। टेरिडोफाइट्स में कैम्बियम अनुपस्थित होती है। अब देखो क्या होती है कैम्बियम और क्या होता है इसका कार्य। कैम्बियम अनुपस्थित होती है जिस कारण इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती। जिस कारण इनमें द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। अभी कैम्बियम क्या है और इसका द्वितीयक वृद्धि से क्या लेना देना है देखते हैं। देखो कैम्बियम जब हम कोई बड़ा पेड़ होता है, ठीक है, जैसे कि हमारे आसपास के जो बड़े पेड़ होते हैं जिनका जो पादप शरीर होता है वो काफी बड़ा होता है, उनमें हम जब उनके पेड़ का तना काटते हैं तो उसके अंदर कुछ चक्रनुमा या गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, वो चक्रनुमा या गोलाकार संरचनाएं क्या होती है, वो होती है उसकी द्वितीयक वृद्धि। ठीक है, और वो द्वितीयक वृद्धि या वो चक्रनुमा जो संरचनाएं गोलाकार संरचनाएं होती है इस टाइप की, जैसे ये हमने कोई पेड़ का तना यहाँ से काट लिया तो जब यहाँ से काटेंगे तो इस प्रकार के उसके अंदर एक चक्र बने हुए होते हैं। ठीक है, अब इन चक्रों को क्या बोलते हैं, इन चक्रों को बोलते हैं द्वितीयक वृद्धि, क्योंकि ये चक्र बनते हैं जो किसके फलस्वरूप बनते हैं, ये बनते हैं द्वितीयक वृद्धि के फलस्वरूप। ठीक है, और ये द्वितीयक वृद्धि होती किससे है, ये द्वितीयक वृद्धि होती है कैम्बियम से। अर्थात जिन पादपों के अंदर कैम्बियम और द्वितीयक वृद्धि पाई जाएगी वो पादप अपेक्षाकृत क्या होते हैं, ठोस होते हैं, यानी कि वो ज्यादा मजबूत होते हैं और उनकी जो लकड़ी होती है वो बहुत मोटी होती है। और जिनमें कैम्बियम या फिर द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती वो क्या होते हैं, वो सॉफ्ट होता है, उनका जो पादप काय होता है वो अपेक्षाकृत क्या होता है, सॉफ्ट होता है, कोमल होता है। ठीक है, अब देखो मोस्टली पौधों में तो क्या नहीं पाई जाती है, कैम्बियम नहीं पाई जाती है, लेकिन इसी वर्ग के क्या होते हैं जीवाश्मी टेरिडोफाइट्स में, जीवाश्मी टेरिडोफाइट यानी कि जिनके जीवाश्म बनते हैं, जो काफी लंबे समय तक क्या बने रहते हैं, धरती पे पड़े रहते हैं और उनके बाद में उनके जीवाश्म बन जाते हैं। जीवाश्मी पादपों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। जिनके अंदर द्वितीयक वृद्धि होगी उनके अंदर कैम्बियम होगी और जिनके अंदर कैम्बियम होगी उनके अंदर द्वितीयक वृद्धि होगी। तो ऐसे टेरिडोफाइट्स जो क्या करते हैं, जो जीवाश्मी होते हैं, यानी कि जो अर्थ के अंदर काफी समय से पड़े रहते हैं और जिनकी हम आयु काल या अर्ध आयु ज्ञात कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जीवाश्मी पादप। तो उनके अंदर द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। इसका कौन सा एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास कैलीमाइटिस। कैलेमाइटिस नामक टेरिडोफाइट में क्या होता है, कैलेमाइटिस टेरिडोफाइट में क्या पाया जाता है, इनके अंदर पाई जाती है द्वितीयक वृद्धि या फिर कैम्बियम, और इनका ये जो पौधे होते हैं ये क्या होते हैं, जीवाश्मी पादप होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है वो क्या है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा कि जो बीजाणु पीढ़ी का नाम ही किस पे पड़ा हुआ है, बीजाणुओं पे पड़ा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो बीजाणु पीढ़ी में किनका निर्माण होगा, बीजाणुओं का। तो लिखते हैं बीजाणु पीढ़ी में अलैंगिक जनन द्वारा। अब जब कोई भी बीजाणु बनते हैं तो वहां कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन। बीजाणु पीढ़ी में अलैंगिक जनन द्वारा किसका निर्माण होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है। बीजाणुओं का निर्माण होता है और ये बीजाणुओं का निर्माण होता क्या है, ये बीजाणुओं का निर्माण होता है बीजाणु थालियों में। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन है बीजाणुओं का निर्माण बीजाणु थाली में होता है।
बीजाणुधानियां पाई जा रही हैं उस शाखा को क्या बोलते हैं? उस शाखा को बोलते हैं बीजाणुधानी धर, यानी जिन्होंने बीजाणुधानियों को अपने आप में आश्रित कर रखा है, आधार दे रखा है। बीजाणुधानियों का निर्माण स्थल बीजाणुधानी के निर्माण में काम आने वाली शाखाओं को क्या कहते हैं? बीजाणुधानी धर कहते हैं। बीजाणुधानी धर, ठीक है, हो गया यहां तक क्लियर कि जो बीजाणुकृत अवस्था में बीजाणु बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? वो लघु बीजाणु में बीजाणुधानी में बनते हैं। और ये जो बीजाणुधानी होती है ये कहाँ पे होती है? ये बीजाणुधानी धर के ऊपर लगी हुई रहती है। और यहाँ पर ये क्या कहाँ होती है? ये पत्ती की जो निचली सतह होती है उसके अंदर लघु बीजाणु की जो यहाँ बीजाणुधानी की मात्रा क्या होती है? पाई जाती है, ठीक है। देखो जो बीजाणुधानियां हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। इनको जो दो भागों में बांटा गया है वो किस आधार पर बांटा गया है? वो बांटा गया है इनके परिवर्धन के आधार पर। यानी कि जब बीजाणुधानियों का निर्माण शुरू होता है और जब तक वो क्या होती है? परिपक्व होती है, तब तक उनका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? तो देखो यहाँ हम नेक्स्ट लाइन लिखते हैं हमारी कि परिवर्धन के आधार पर बीजाणुधानियों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी है दो दो भाग दिखते? देखो ये जो लाइन हम अब लिख रहे हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखना कि परिवर्तन के आधार पर बीजाणुधानियों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? एक तो होती है लेप्टोस्पोरेंजिएट। स्पोरेंजिएट मतलब बीजाणुधानियां, लेप्टोस्पोरेंजिएट, और सेकंड है यूस्पोरेंजिएट। अब क्या फर्क है लैक्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट में? देखो लैक्टोस्पोरेंजिएट जो बीजाणुधानी होती है उस बीजाणुधानी में क्या होता है? लैक्टोस्पोरेंज बीजाणुधानी जो होती है वो प्रारंभ एक ही प्रारंभिक कोशिका से क्या होती है? विकसित होती है। यानी कि स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही कोशिका होगी जो आगे जाके परिवर्तित होकर किसका निर्माण कर लेगी? बीजाणुधानी का निर्माण कर लेगी। और यूस्पोरेंजिएट में क्या होगा? यूस्पोरेंजिएट में एक से अधिक प्रकार की जो प्रारंभिक कोशिकाएं हैं यानी कि इनिशियल सेल्स है वो मिलकर क्या करेंगी? बीजाणुधानी का निर्माण करेंगे। तो इनकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। लेप्टोस्पोरेंजिएट ऐसी बीजाणुधानियां जो एक ही प्रारंभिक कोशिका से विकसित होती है, जो एक ही प्रारंभिक कोशिका से विकसित होती हैं, ठीक है, क्या कहलाती हैं? लैक्टोस्पोरेंजिएट। उसके बाद है यूस्पोरेंजिएट ऐसी बीजाणुधानियां जो एक से अधिक प्रारंभिक कोशिकाओं से, यानी कि उनकी संख्या एक से क्या होगी? अधिक होगी, एक से अधिक प्रारंभिक कोशिकाओं से विकसित होती है, वो कहलाती है यूस्पोरेंजिएट। ओके क्लियर है? इसके बाद देखो ये हो गया हमारे इसके जो थोड़े बहुत कैरेक्टर्स है बीजाणुधानी परिवर्तन के आधार पर उनके प्रकार। अब इनके एग्जांपल देख लो कि जो लैक्टोस्पोरेंजिएट है उसका एग्जांपल क्या है? उसका एग्जांपल है हमारे पास मार्सिलिया, साल्विनिया
और जो हमारे पास यूस्पोरेंजियट उसका एग्जाम्पल है साइलोटम और लाइकोपोडियम। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इनके एग्जाम्पल। साल्विनिया तो किसका एग्जाम्पल है, लेप्टोस्पोरेंजियट का। और साइलोटम किसका है, यूस्पोरेंजियट का। देखो जो यूस्पोरेंजियट प्रकार की बीजाणुधानियां होती हैं वो ज्यादातर किन में पाई जाती हैं, वो ज्यादातर प्राइमेटिव टेरिडोफाइट्स में पाई जाती है। प्राइमेटिव टेरिडोफाइट्स का मतलब है कि जो पुराने प्रकार के टेरिडोफाइट्स पादप हैं उनके अंदर की जो बीजाणुधानियां होगी वो यूस्पोरेंजियट प्रकार की होगी, और जो थोड़े से विकसित टेरिडोफाइट्स पादप हैं उनके अंदर जो बीजाणुधानियां होगी वो लेप्टोस्पोरेंजियट प्रकार की होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है कि जो बीजाणुधानियां होती हैं कुछ पादपों में बीजाणुधानियां एक समूह के रूप में पाई जाती हैं, यानी कि काफी सारी बीजाणुधानियां एक साथ इकट्ठी होंगी और तब उस संरचना को क्या बोलते हैं, उस संरचना को बोलते हैं बीजाणुधानी पुंज। जब काफी सारी बीजाणुधानियां इकट्ठी होकर एक साथ पाई जाती हैं तो उस संरचना को क्या बोलते हैं, बीजाणुधानी पुंज बोलते हैं। ठीक है, देखो जब एक से अधिक बीजाणुधानियां समूह में एक साथ पाई जाती हैं तो उस संरचना को बीजाणुधानी पुंज बोलते हैं। क्या कहते हैं, बीजाणुधानी पुंज। ठीक है, अब ये बीजाणुधानी पुंज के आधार पर भी जो टेरिडोफाइट्स है उनका क्या किया गया है, विभाजन किया गया। अब देखते हैं कि बीजाणुधानी पुंज के आधार पर किस प्रकार से टेरिडोफाइट्स का विभाजन किया गया है। देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके आधार पर 3 प्रकार के होते हैं बीजाणुधानी पुंज। पहला होता है सरल बीजाणुधानी पुंज, सेकंड है श्रेणीबद्ध बीजाणुधानी पुंज, श्रेणीबद्ध बीजाणुधानी पुंज, और थर्ड है मिश्रित बीजाणुधानी पुंज। अब देखो इन तीनों बीजाणुधानी पुंज में क्या फर्क है। पहले तो बीजाणुधानी पुंज है क्या, जब काफी सारी बीजाणुधानियां एक साथ इकट्ठी होकर ग्रुप में रहती है, समूह में रहती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, बीजाणुधानी पुंज कहलाते हैं। अब बीजाणुधानी पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हमारे पास है सरल बीजाणुधानी पुंज। अब सरल बीजाणुधानी पुंज के अंदर देखो क्या होता है कि जो बीजाणुधानियां होती हैं वो सारी एक साथ परिपक्व होती हैं, यानी कि उनका निर्माण एक साथ शुरू होता है और एक साथ ही वो क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। तो ऐसे बीजाणुधानी पुंज को बोलते हैं सरल बीजाणुधानी पुंज। उसके बाद है श्रेणीबद्ध बीजाणुधानी पुंज। अब श्रेणीबद्ध बीजाणुधानी पुंज के अंदर क्या होता है कि जो पादप का बीजांडासन होता है, क्या होता है, बीजांडासन, यानी कि बीजांड के ऊपर क्या लगी जाती है, बीजाणुधानियां लगी रहती हैं। अब वो बीजाणुधानियां जब बीजांडासन के जो आधार सिरा होता है, यानी कि जो नीचे वाला सिरा होता है, उसके ऊपर तो कौन सी बीजाणुधानियां पाई जाती हैं, शिशु बीजाणुधानियां। शिशु बीजाणुधानियों का मतलब क्या है कि जो अभी अभी उत्पन्न हुई है, नई नई उत्पन्न हो रही है, वो कहाँ पाई जाती है, बीजांडासन के आधार पर पाई जाती है। और जो परिपक्व बीजाणुधानी पुंज है वो कहाँ पाया जाता है, वो ऊपर पाया जाता है, यानी कि बीजांडासन के शीर्ष पे पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार 2 प्रकार के क्या होंगे, बीजाणुधानियां होंगी, एक तो शिशु बीजाणुधानियां और एक परिपक्व बीजाणुधानियां। तो दोनों पौधे के अलग अलग भाग में पाई जाती है और अलग अलग टाइम पे क्या होती है, परिपक्व होती है। तो उसे बोलते हैं श्रेणीबद्ध बीजाणुपुंज। उसके बाद है मिश्रित बीजाणुपुंज। अब मिश्रित बीजाणुपुंज के अंदर देखो क्या होता है, इसके अंदर जो सारी
अलग अलग एज की, जो कोई छोटी बीजाणुधानी होगी, कोई बड़ी बीजाणुधानी होगी, जिस किसी का जो कोई परिपक्व हो चुकी होगी, कोई परिपक्व होने वाली होगी और किसी का निर्माण नहीं हुआ होगा। तो इस आधार पर जो बीजाणुधानी पुंज है उनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट कैरेक्टर इसका क्या है हमारे पास कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, अधिकतर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, समबीजाणुक होते हैं। अधिकतर टेरिडोफाइट समबीजाणुक होते हैं। अब समबीजाणुक का मतलब क्या है, यानी कि उनके सारे के सारे जो बीजाणु उनके अंदर बनेंगे वो कैसे होंगे, वो आकार आकृति में एक जैसे होंगे, यानी समान प्रकार के होंगे, तो उनको क्या बोलते हैं, समबीजाणुक होते हैं। लेकिन कुछ टेरिडोफाइट, क्योंकि एक्सेप्शन तो देखो साइंस की हर जगह पे होता है, इसीलिए कुछ टेरिडोफाइट कैसे होते हैं, विषम बीजाणु, यानी कि उनके जो बीज होते हैं या बीजाणु होते हैं वो अलग अलग आकृति आकार संख्या के होते हैं। उसके बाद है कि जो ये बीजाणु होते हैं ये अगुणित होते हैं। टेरिडोफाइट के बीजाणु अगुणित होते हैं। अगुणित का मतलब क्या होते हैं, अगुणित होते हैं जो बीजाणु मात्र कोशिकाओं में, जो बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनते हैं, जो बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। अब देखो अगुणित जब बीजाणु बनते हैं तो उनमें कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो बीजाणुरहित पीढ़ी पढ़नी थी, यानी कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन, वो हमारी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि जो टेरिडोफाइट की युग्मकोद्भिद जनरेशन होती है वो कैसी होती है। युग्मकोद्भिद पीढ़ी, तो अभी तक हमने जो लक्षण पढ़े वो बीजाणुरहित पीढ़ी के थे। अब हम लक्षण पढ़ेंगे युग्मकोद्भिद पीढ़ी, यानी कि गैमेटोफाइटिक जनरेशन। क्या होता है कि मेटाफाइटिक जनरेशन के अंदर देखो कि इसके अंदर जो पौधा होता है वो स्पष्ट रूप से जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं होता, ये है इसका सामान्य लक्षण। ठीक है, उसके बाद देखो अब जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी है, देखो युग्मकोद्भिद पीढ़ी का निर्माण बीजाणु कोशिका से प्रारंभ होता है या बीजाणुओं से प्रारंभ होता है। क्या मतलब है इस लाइन का, यानी कि जो बीजाणु होते हैं वो युग्मकोद्भिद पीढ़ी के निर्माण की प्रथम अवस्था होते हैं, यानी कि जब बीजाणु बन जाएंगे तो कौन सी पीढ़ी स्टार्ट हो जाएगी, बीजाणुद्भिद पीढ़ी, सॉरी युग्मकोद्भिद पीढ़ी स्टार्ट हो जाएगी। किनके निर्माण से, बीजाणुओं के निर्माण से। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट लाइन हमारे पास कि बीजाणु अंकुरित होकर, यानी कि बीजाणु बन गए उसके बाद वो क्या होंगे, अंकुरित होकर प्रोथैलस या फिर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। युग्मकोद्भिद का
निर्माण करते हैं। और ये जो युग्मकोद्भिद या गेमेटोफाइट बनता है, ये क्या होता है, ये छोटा व अविकसित होता है। यह युग्मकोद्भिद छोटा व अविकसित होता है। ठीक है, उसके बाद देखो कि अब ये जो युग्मकोद्भिद बन गया, ठीक है, अब इसके अंदर जब ये युग्मकोद्भिद कहाँ विकसित होगा, जब ये बीजाणु जो भित्ति है उसके बाहर विकसित होगा तो उसे बोलेंगे एक्सोस्पोरिक यानी कि बहिर्बीजाणुक। और जब ये इसके अंदर यानी कि बीजाणु भित्ति के अंदर परिवर्तित होगा, विकसित होगा, तो इसको बोल देंगे एंडोस्पोरिक यानी कि अंतःबीजाणु। अब देखो युग्मकोद्भिद दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो होते हैं? बहिर्बीजाण्विक यानी कि एक्सोस्पोरिक, और सेकंड नंबर पे है अंतर्बीजाण्विक यानी कि एंडोस्पोरिक। अब देखो इनका नेम से स्पष्ट हो रहा है, इनका जो मतलब है कि जो बीजाणु होते हैं उनके अंदर क्या होती है, बीजाणु भित्ति पाई जाती है। बीजाणुओं के बाहर क्या पाई जाती है, बीजाणु भित्ति। अब ठीक है, अगर वो बीजाणु भित्ति के अंदर ही अंकुरित हो रहे हैं, ठीक है, यानी युग्मकोद्भिद का निर्माण कर रहे हैं, तो वो तो कहलाएगी अंतर्बीजाण्विक। ठीक है, और अगर वो जो युग्मकोद्भिद है वो बीजाणु भित्ति से बाहर परिवर्तित हो रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, बहिर्बीजाण्विक। ठीक है, इस प्रकार से इनको दो भागों में बांटा गया है, एक्सोस्पोरिक एंड एंडोस्पोरिक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो कुछ टेरिडोफाइट्स होते हैं, कुछ टेरिडोफाइट्स में कुछ टेरिडोफाइट के क्या होते हैं, जो युग्मकोद्भिद होते हैं या प्रोथैलस, देखो प्रोथैलस और युग्मकोद्भिद दोनों सेम ही है। कुछ टेरिडोफाइट्स के प्रोथैलस या युग्मकोद्भिद में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता, पर्णहरित यानी कि क्लोरोप्लास्ट। और पर्णहरित नहीं पाया जाएगा तो क्या ये भोजन का निर्माण कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पर्णहरित से प्रकाश संश्लेषण होता है। तो फिर ये भोजन का निर्माण कहाँ से करते हैं, देखो इनके अंदर पर्णहरित नहीं पाया जाता है, लेकिन इनमें माइकोराजा पाया जाता है, लेकिन इनमें माइकोराजा क्या होता है, माइकोराइजा पढ़ा होगा आपने। माइकोराजा पाया जाता है जिससे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराजा एक संबंध होता है जो किसके बीच होता है, शैवाल के अंदर और कवक मूल के अंदर। ठीक है, भोजन प्राप्त करते हैं। उसके बाद देखो एक बात और है इसके अंदर कि अब इसमें जो ये माइकोराइजा पाया जाता है जिन युग्मकोद्भिद या प्रोथैलस के अंदर, उनमें क्या होता है, उनके अंदर एक पाई जाती है संरचना को क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। अब ऐसे जो प्रोथैलस है जिनके अंदर माइकोराइजा पाया जाएगा, ऐसे टेरिडोफाइट या फिर प्रोथैलस क्या कहलाते हैं, ये मृतजीवी कहलाते हैं। मृतजीवी यानी कि ये अपने भोजन के लिए जो मृत जीव होते हैं उन पे निर्भर करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक है, अब ये युग्मकोद्भिद जब विकसित होगा तो इसके अंदर क्या बनेंगे, इसके अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट बनेगा, यानी कि नर युग्मकोद्भिद बनेगा और मादा युग्मकोद्भिद बनेगा। और नर युग्मकोद्भिद के अंदर क्या बनेंगे, नर युग्मक बनेंगे, मेल गैमेट बनेंगे, जिनको क्या बोलते हैं, पुंगनु बोलते हैं। अब इनके अंदर टेरिडोफाइट के अंदर बनने वाले नर युग्मक को क्या बोलते हैं, देखो मैं लिख देती हूँ, इनको बोलते हैं पुंगनु। ठीक है, अब जो इसके अंदर मादा युग्मक बनते हैं उन्हें कहते हैं अंड, क्या बोलते हैं, अंड। अब ये जो पुंगनु और अंड जब आपस में मिलेंगे, ठीक है, पॉलिनेशन की सहायता से, तो इनके अंदर क्या बन जाएगी, एक स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसे क्या बोलते हैं,
भ्रूण। जब इनके अंदर निषेचन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। और अब ये जो भ्रूण बनेगा, ये भ्रूण के दो भाग होंगे, एक तो आधारीय भाग होगा और एक शीर्षस्थ भाग होगा। इस नीचे वाले भाग को बोलते हैं आधारीय भाग और ये ऊपर वाला भाग कहलाता है शीर्षस्थ भाग। अब जो शीर्षस्थ भाग होता है वो विकसित होकर किसका निर्माण करता है, ये निर्माण करता है तने का। और जो आधारीय भाग होता है ये निर्माण करता है जड़ का। इस प्रकार जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनकी युग्मकों पीढ़ी का परिवर्तन होता है और इस प्रकार से उनमें सारी संरचनाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा है, आज के लेक्चर में हमने टेरिडोफाइट के जो जनरल कैरेक्टर्स है उनके अंदर बीजाणुत्पन्न पीढ़ी और युग्मकोत्पन्न पीढ़ी को कंप्लीट कर लिया है। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इसके आगे कि जो युग्मकोत्पन्न पीढ़ी होती है उनके आपस में जो बीजाणुत्पन्न पीढ़ी होती है उनके साथ क्या संबंध होते हैं और टेरिडोफाइट्स के आपस में क्या संबंध होते हैं। तो आज हमारे जनरल कैरेक्टर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।